students, I am Simran Bansal and I welcome you to Aura Learning with Simran। आज हम इस सेशन के अंदर पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर जितना सीधा एनसीईआरटी में लगता है ना उतना सीधा एक्चुअल में नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना इस चैप्टर का भला नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। पहले हम बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें और कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस हमारे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि ये जो मैम पॉलिनोमियल्स है इसमें हमें पता क्या चल रहा है और इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो वही देख लेते हैं। ठीक है, बच्चा यहाँ पर देखो, ये जो पॉलिनोमियल है मैं इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज पॉली, अदर इज नोमियल। एज वी नो, पॉली का मतलब मेनी, यानी कि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो बहुत सारी चीजें क्या है। एंड नॉमियल मतलब टर्म्स, यानी कि हम बहुत सारी टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे ना एक और चीज से मैं यहाँ पे दो उसमें डिवाइड कर रही हूँ पॉलिनोमियल्स को, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स हम पढ़ने वाले हैं वो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं एक बार, और साथ के साथ विद रिस्पेक्ट टू डिग्री देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का एज वी नो कि हमारे पास ना कुछ इक्वेशंस वगैरह होती है, जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया होता है, कई इक्वेशन में दो दो वेरिएबल दिए होते हैं, राइट। तो मैं ना विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स वो लेके चल रही हूँ। सेम मैं यहाँ पर बोल रही हूँ मोनोमियल। मैंने क्या बोला? मोनोमियल। एज वी नो, मोनो मतलब वन, मेयल मतलब यहाँ पे हमारा टर्म्स, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं, यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैम 3x, बिल्कुल। मैम 4, बिल्कुल। मैम 4xy, बिल्कुल। मैं यही बोलना चाह रही हूँ। सेम अगर मैं यहाँ पर बायनोमियल की बात करूँ, बाय मतलब टू, नॉमियल मतलब हमारे पास टर्म्स, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो टर्म्स होने वाली है। अब मैम यहाँ पे आपने ना वेरिएबल भी दो लिख दिए, तो ऐसे कैसे? अगर बच्चा ये प्लस हो रहे हैं ना, तो जैसे प्लस होता चला जाता है ना, वैसे नंबर ऑफ घर भी ना हमारे आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। अब ये चीज ध्यान रखना, जो चीजें मैं प्लस कर रही हूँ ना वो अनलाइक टर्म्स ही होनी चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ x प्लस एक्स। मैम यहाँ पे तो प्लस हो रहा है और एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इसका मतलब ये हमारा बायनोमियल हो गया। नहीं, यहाँ पे ये देखो ना, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये 2x बन जाएगा, तो ये हमारा मोनोमियल में ही काउंट होगा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो यानी कि जब भी मैं यहाँ पे प्लस कर रही हूँ और माइनस कर रही हूँ, और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो अनलाइक टर्म्स ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ? 3x प्लस 4y, राइट। इतनी चीज समझ आई। अब सेम अगर मैं यहाँ पे पॉली की बात करूँ, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। अब हाँ, अब यहाँ पे ना विद रिस्पेक्ट टू डिग्री बात कर लेते हैं। मैम डिग्री? जी, डिग्री के बारे में अगर किसी की भी, यानी कि कोई भी मेरे पास वेरिएबल है, मेरे पास कोई भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। बेटा यहाँ पर मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल मैं यही चीज ले लेती हूँ, दैट इज 3x। ठीक है, मैंने लिया 3x। मैंने क्या बोला? अगर किसी भी टर्म की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि वो हमारा आएगा लीनियर के अंदर। और लीनियर के अंदर आने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस टर्म को जीरो करना चाहूं, अगर मैं इसमें x की वैल्यू कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूट करूं कि पूरी जो इक्वेशन है 3x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर सकती हूँ? मैं x को 0 पुट कर सकती हूँ, तब ये 0 हो जाएगा। मैम एक और एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिया? 4x प्लस 2। क्या यहाँ पे ये वेरिएबल है? बिल्कुल वेरिएबल है। क्या इसकी पावर में 1 है? बिल्कुल पावर में 1 है। तो ये हमारा अंडर आएगा लीनियर पॉलिनोमियल के, राइट। चीज समझ आई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसकी जो हमारी डिग्री है, डिग्री क्या है? 1 है, यानी कि इसका जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगा, क्या बोला? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि ये कोई भी मैंने इक्वेशन ली है, जब मैंने इक्वेशन ली तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, x की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी और इस पूरी इक्वेशन को वो LHS इज इक्वल्स टू 0 बना देगी।
फॉर एग्जाम्पल हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 4x इज इक्वल्स टू +2 का है तो -2, x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -12, राइट। अब क्या इस -12 की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं? बिल्कुल पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, 4 -12 +2, यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे 2 -2 +2 इज इक्वल्स टू 0। वाओ, ये तो बड़ा मैजिक सा हो गया। सेम यही होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे लीनियर की बात करूं तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फॉर लीनियर इक्वेशन मेरा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। यानी कि सिर्फ मेरे पास एक ही वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को जीरो कर दे। मैम अगर मेरे पास यहाँ पर लीनियर के अलावा यहाँ पे अगर मैक्सिमम पावर 2 होती या मैक्सिमम पावर 3 होती तब क्या होता, अच्छा वो भी डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो पे बने रहो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी टर्म की। पहले हमने देखा लीनियर, अगर यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगा तो उसका जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा, यानी कि उस इक्वेशन को जीरो लाने के लिए कितनी x की वैल्यू चाहिएगी, यानी कि वो एक ही x की वैल्यू चाहिएगी और वो एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू होगी उसकी, राइट। सेम अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर की बात करूँ, मैक्सिमम पावर की बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर होनी चाहिए किसी की भी 2, यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख के देखती हूँ यहाँ पे x² - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप देख रहे हो दिस इज वेरिएबल, वेरिएबल की पावर इज 2, अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो यानी कि क्वाड्रेटिक के अंडर आएगा। अब मैम इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे, यानी कि इस इक्वेशन में मेरे पास x की 2 वैल्यूज होंगी, कोई भी 2 वैल्यूज हो सकती है और हम यहाँ पर उसको फाइंड करने वाले। अब देखो यहाँ पर क्योंकि x की पावर 2 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x² - 3 को मैं क्या √3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 0। नहीं समझ आया? देखो अगर मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ 2 तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, यानी कि ये क्या बन गया, √2 का होल स्क्वायर बन गया और जब मैंने इसको काटा तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। सेम अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, 3 लिखती हूँ, ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पर 3 लिखा तो 3 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर और यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होके तो वैल्यू मेरे पास 3 आ जाती है, राइट। क्या ये चीज समझ रही? क्या आपको अब यहाँ पर a² - b² की आइडेंटिटी दिख रही है, दैट इज a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। अब a क्या है यहाँ पर x, b क्या है यहाँ पे √3, तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, राइट, मैं ये चीज लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार आपकी वैल्यू आई है √3 और दूसरी बार जो x की वैल्यू आई है वो -√3 आई है। डन? क्या ये चीज समझ आई? तो हम यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, यानी कि 2 वैल्यूज कब आएंगी या 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कब आएंगे, वो 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब भी आएंगे जब मेरे पास मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होगी 2। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि मेरे पास एक और टाइप का है दैट इज क्यूबिक। क्यूबिक वर्ड से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज लेने वाली हूँ जिसमें जो वेरिएबल की वैल्यू और वेरिएबल की जो पावर होने वाली है, पावर ऑफ वेरिएबल होने वाली है वो 3 होने वाली है, यानी कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, यानी कि उसके नंबर ऑफ जीरोस आने 3। ठीक है, इतनी चीज समझ आ रही है? अब मैम ये तो ना निकालना बहुत मुश्किल सा लग रहा है, यानी कि ऐसे तो हम ना फाइंड आउट ही करते रह जाएंगे कि कब कौन सी वैल्यूज आएगी, कब कौन सी वैल्यूज नहीं आएंगी। तो बच्चा इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी ने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, यानी कि हमें यहाँ पर ना सिंपल क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसके जीरोस आए, सपोज एक ये नंबर ऑफ जीरो आया, एक ये 2 नंबर ऑफ जीरोस आए, तो सपोज मैं इसकी वैल्यू अल्फा रख देती हूँ। जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका जो पहला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगा उसको अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं, राइट। हमने मान लिया, एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। अब यहाँ पर इन्होंने ना 2 फॉर्मूले दिए हुए, अगर मैं उन दोनों जो हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आए थे उनका सम कर दूं, मैंने क्या कर दिया, उनका सम कर दिया, यानी कि सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किया। सम मतलब दैट इज अल्फा प्लस बीटा किया।
अब ये पता है किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है -b/a। मैम ये b/a क्या, रुकते जाओ सुनते जाओ, इस वीडियो में बने रहोगे ना तो आपके जो भी छोटो मोटो से लेकर बड़े वाले डाउट होंगे ना सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक और इन्होंने हमें फॉर्मूला दिया है, वो भी एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ zeros of polynomial, product of zeros of polynomial, यानी कि मेरे पास कौन कौन से जीरोस है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो मैम यहाँ पर आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, राइट, अल्फा इंटू बीटा कर लिया। अब ये होता है मेरा c/a के इक्वल। मैम अब तो बता दो कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। अब थोड़ा सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम क्या देखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मैम कुछ तो याद आ रहा है जी, बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल। अगर मैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी कि मेरे पास x² है तो x² का कोफिशिएंट इज a। अगर मेरे पास x कोफिशिएंट, अगर मेरे पास x वेरिएबल है तो x का कोफिशिएंट इज b एंड c मेरे पास है कांस्टेंट टर्म। तो मैं क्या यहाँ पे लिख दूं, कोफिशिएंट ऑफ x², कौन, a। b की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x, और किसी के पास अगर वेरिएबल 0 हो, राइट, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि इसकी जो हमारा पावर है वो 0 होगा, और किसी की भी पावर 0 होती है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म या वैल्यू, राइट, ठीक। अब ये चीज बेटा ध्यान रख के चल दी है कि जो भी आप यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हो वो हमारा विद साइन लेके चलना है। क्या लेके चलना है, विद साइन, और ये हमारा इंपॉर्टेंट है, विद साइन लेना इज मैंडेटरी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर अगर मैंने b लिखा है, -b लिखा है, एक तो फॉर्मूला के अंदर माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे b क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव b डाल दोगे। सपोज अगर यहाँ पे नेगेटिव b होता, यानी कि मैं यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन लेके चल रही हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी ऐसी एक इक्वेशन लिख ली है। अब यहाँ पर अगर मेरे को अल्फा प्लस बीटा निकालना होता तो क्या होता, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो मैम हमें काम करते हैं, सबसे पहले ना ये a, b और c की वैल्यू ना पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। x² यानी कि x² यानी कि a की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, 2 गिवन है, राइट। x के साथ वाला b, x के साथ वाला b और b की वैल्यू क्या गिवन है, 4, माइनस है ना तो -4, ठीक है। c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट टर्म है दैट इज इक्वल्स टू 3। कितनी चीज क्लियर, सेम -b/a है तो यहाँ पे माइनस साइन डलेगा, b की वैल्यू क्या है, -4 और a मेरे पास क्या है, 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, या माइनस माइनस प्लस, 4/2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि सम मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। सेम क्या मैं प्रोडक्ट निकालू तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c क्या है मेरे पास, 3 है और मेरे पास a क्या है, 2 क्या है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाते हैं, 3/2। और आपको हर एक चीज में यही सबसे पहले पूछा होगा कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, राइट, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको यही चीज फाइंड आउट करनी होगी। क्या इतनी चीज अभी तक क्लियर, राइट। अभी ये बिल्कुल बेसिक चल रहा था। अगर आपको कोई भी डाउट आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू दिस चैनल। थैंक यू।